रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। एक गाड़ी दार्जिलिंग के कलीपोंग हाईवे से गुजर रही थी। गाइस, हम लोग दिल्ली से दार्जिलिंग आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हम कौन से होटल में ठहरने वाले हैं। अब बताओगे भी या नहीं? ठीक है, तो सस्पेंस खोल ही देते हैं। हम रहने जा रहे हैं उस होटल में जिसका नाम है मॉर्गन हाउस। मॉर्गन हाउस? इसमें क्या खास है? ये आजादी से पहले की बात है। जॉर्ज मॉर्गन नाम के एक ब्रिटिश ने अपनी बीवी की शादी के दिन ये घर तोहफे में उसे दिया था। उनकी वाइफ मिसेस मॉर्गन को इस घर से बहुत लगाव था। वो इससे दूर कभी नहीं जाना चाहती थी और उनकी मौत भी उनके कमरे में उन्हीं के बेड पर हुई थी। अपनी बीवी की मौत के बाद मिस्टर मॉर्गन ब्रिटेन चले गए, लेकिन कहा जाता है कि उनकी बीवी की आत्मा आज भी उसी घर के अंदर भटकती है। फिलहाल इसे सरकार ने एक टूरिज्म होटल बना दिया है और इसमें रूम्स अवेलेबल हैं। आत्मा? वाह यार, फिर तो बहुत मजा आएगा। सुनसान वादियों से होते हुए ये लोग मॉर्गन हाउस पहुंच गए। वाह, ये कितना खूबसूरत है। सच में, हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस। ये गेट की तरफ बढ़ते कि इससे पहले ही एक आदमी हाथ में रजिस्टर लिए इनके पास आया। क्या आप लोगों को यहाँ रुकना है? जी, हमें एक कमरा चाहिए। ठीक है, इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जा सकते हैं? क्या आप अंदर नहीं जाते? जाता हूँ, लेकिन रात में नहीं। अब जल्दी कीजिए, मेरे जाने का समय हो रहा है। अंदर कमरा नंबर 25 में चले जाना, ठीक है? एक कॉरिडोर से होते हुए एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। कमरा नंबर 25। वाह, यही हमारा कमरा है। हे गाइस, क्यों ना हम लोग मिसेस मॉर्गन का रूम देख कर आए? ग्रेट आइडिया। तुम लोग जाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तू आराम से यहाँ बोर हो, हम तो जा रहे हैं मॉर्गन रूम देखने। जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पांचों वहां से निकले और कॉरिडोर में आगे की तरफ बढ़ गए। एक के बाद एक कमरों के दरवाजे आ रहे थे और अभी तक ये 15 दरवाजों से आगे निकल चुके थे। अरे यार, कितना चलना पड़ेगा? ये मॉर्गन रूम है कहाँ पर? किसी को कुछ आइडिया है? उस कमरे की बुकिंग बंद है, तो जाहिर है कि उसका दरवाजा भी कुछ अलग ही होगा। तभी इन्हें एक दरवाजे पर मिसेस मॉर्गन का नाम लिखा हुआ नजर आया। वी गॉट इट, यही है। तो ठीक है, अंदर चलते हैं। पांचों कमरे के अंदर दाखिल हुए। इस कमरे में एक बेड था, एक कबर्ड था और एक कोने में ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ था। यार, इस ड्रेसिंग टेबल को तो देखो, ये तो एकदम रॉयल लग रहा है। लग नहीं रही डार्लिंग, रॉयल ही है। निशा ने कबर्ड खोला। अरे, इसमें तो बहुत सी ड्रेस रखी हुई है। उसने एक ड्रेस निकाली। निशा ने उस गाउन को अपने कपड़े के ऊपर पहना और आईने में खुद को देखने लगी। ओहो निशा डार्लिंग, तुम तो एकदम प्रिंसेस लग रही हो। डोंट कॉल मी डार्लिंग। निशा ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने आप को देखने लगी। अब हो गया तुम लोगों का? चलो अब वापस अपने कमरे में चलते हैं। अरे यार, कमरे में नहीं, इतना बड़ा घर है, यहाँ की और जगह देखते हैं ना। तो ठीक है, लेकिन यहाँ से चलो तो सही, मुझे ये रूम बहुत बोरिंग लग रहा है। वो चारों कमरे से निकलने लगे, लेकिन निशा अभी भी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। अरे निशा, चलो यार। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो मैं भी यहीं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। विपुल बेटा, जल्दी से हमारे साथ चल, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर विपुल ने अंगद को घूर कर देखा और ये चारों उस कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद अचानक से निशा को एक आवाज सुनाई थी। और वो चौंकते हुए खड़ी हो गई। कौन है? उसके ठीक पीछे एक धुआं सा उठने लगा था। वो धुआं जैसे ही छटा तो उसे अपने पीछे मिसेस मॉर्गन नजर आई। उन्होंने एक बहुत ही हल्की सी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी। उनकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। चेहरे पर गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। मिसेस मॉर्गन ने अब उसका पैर पकड़ लिया।
निशा जमीन पर गिर गई और मिसेस मॉर्गन अब उसके ऊपर थी। दूसरी ओर ये चारों एक बड़े से ड्राइंग रूम में आ चुके थे। विपुल, विपुल जरा इधर आओ, विपुल जरा इधर आओ। ये तो निशा की आवाज है। उसने पीछे पलटकर देखा तो कॉरिडोर के एक कोने में निशा खड़ी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर विपुल का मन मचल उठा। ओह माय गॉड, क्या हुआ तुझे? मैं जरा अभी आ रहा हूं, नेचर्स कॉल। विपुल सबकी नजर से बचता हुआ निशा के पास पहुंचा। उसे करीब से देखकर मानो विपुल के सीने पर 1000 छुरियां एक साथ चल गई थीं। क्या बात है निशा, इस ड्रेस में तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मेरे साथ आओ विपुल। ये कहकर निशा आगे बढ़ गई और विपुल उसके पीछे हो लिया। वो एक कमरे में पहुंचे जहां पर एक पियानो रखा हुआ था और मिसेस मॉर्गन की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। देखो, इसमें मिसेस मॉर्गन ने भी यही ड्रेस पहना है ना? हाँ, यही पहना है, लेकिन तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये मॉर्गन ज्यादा खास नहीं लग रही। ये सुनकर निशा ने विपुल को गले से लगा लिया और विपुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे ही घर में आकर मेरी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो और मेरी ही बुराई भी चल रही है। वो जैसे ही निशा से अलग हुआ तो उसने पाया कि वो बहुत ही भयानक हो गई है। निशा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और विपुल की चीख कमरे से बाहर दूर तक गूंज गई। अरे, ये तो विपुल की आवाज है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? वो तीनों तेजी से उस कमरे में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। विपुल की लाश बिना सर के जमीन पर पड़ी हुई थी और निशा कुर्सी पर बैठी पियानो प्ले कर रही थी। विपुल! निशा, ये तुम क्या कर रही हो? विपुल को किसने मारा? निशा ने जैसे ही पलटकर इन तीनों की तरफ देखा तो इनके होश उड़ गए। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें लाल लाल चमक रही थीं। वो तीनों तेजी से उस कमरे से निकलकर भागे। तभी निशा बिजली की रफ्तार से आई और उसने प्राची के बाल पकड़ लिए। वो उसे घसीट कर एक कमरे में ले गई और उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्राची! अगर हम उसे बचाने के लिए रुके तो हम भी मारे जाएंगे। चलो यहां से। अब वो दोनों जल्दी से अपने कमरे में पहुंचे। कंचन, जल्दी से यहां से निकलो, यहां बहुत खतरा है। क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? इस घर में मिसेस मॉर्गन की आत्मा है, वो निशा के शरीर में है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ, उसने प्राची और विपुल को मार दिया है और अब वो हमारे पीछे है। हे भगवान! वो तीनों कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागे। तभी निशा मेन डोर पर इन्हें खड़ी मिली। तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ये कहकर वो इनकी तरफ भागी। उसने अंगद और धीरज को एक एक पंजा मारकर एक तरफ फेंक दिया और कंचन के ऊपर झपट पड़ी। उसने कंचन की गर्दन पकड़ ली। तभी कंचन के गले में पड़े लॉकेट से उसका हाथ जैसे ही टच हुआ, उसे एक तेज झटका लगा और वो दूर हो गई। अब कंचन ने अपने गले के लॉकेट को उतार कर चूमा और उसने निशा की तरफ बढ़ा दिया। दूर रखो इसको। अब धीरज और अंगद भी उठकर कंचन के पीछे खड़े हो गए। जैसे जैसे ये आगे कदम बढ़ा रहे थे, निशा पीछे जा रही थी। अब उन्होंने मेन डोर खोला और बाहर भाग निकले। चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं। धीरज और अंगद कार में बैठ चुके थे, लेकिन कंचन ना जाने क्या सोच रही थी। कंचन, जल्दी से कार में बैठो। नहीं, मैं निशा के बगैर नहीं जा सकती। वो अब हमारी निशा नहीं रही। वो निशा ही है, बस उसके शरीर पर मिसेस मॉर्गन का कब्जा है। उनके रोकने के बावजूद कंचन दोबारा घर के अंदर चली गई। निशा अभी भी उसी हालत में वहां खड़ी थी। मेरे करीब मत आना। कंचन ने लॉकेट अपने गले में डाला और झट से निशा को अपने गले लगा लिया। निशा बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी,
लेकिन कंचन ने उसे नहीं छोड़ा। तभी निशा के शरीर से मिस मॉर्गन की आत्मा एक धुएं के रूप में निकलकर अलग हो गई और निशा एकदम नॉर्मल हो गई। निशा चलो यहाँ से। अगले ही पल कंचन अपने साथ निशा को सही सलामत लेकर घर से बाहर आ गई। ये सभी कार में बैठे और वहां से निकल गए। मिसेस मॉर्गन की आत्मा अभी भी एक खिड़की पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रात के 4 बज रहे थे। सुंदरवन की सुंदर पहाड़ियों पर एक बस तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उस बस के अंदर बहुत से यात्री सवार थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर साइड में खड़ा कर दिया और यात्रियों से बोला, अरे बस अब 2 घंटे बाद आगे बढ़ेगी। ड्राइवर की बात सुनकर रितेश नाम का एक यात्री झुंझला कर बोला, ये क्या कह रहे हो ड्राइवर? 5 मिनट में हम सब सुंदरवन पहुंच जाएंगे। बस को रोकने का मतलब क्या है, वो भी इस घने जंगलों के बीचों बीच? अरे भाई साहब, हम सब की भलाई इसी में है। सुंदरवन के अंदर जाने का रास्ता एक टनल से होकर जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? पहाड़ी इलाकों में तो अक्सर टनल होती ही है ना। भला उस टनल से तुम्हारा बस रोकने का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, वो टनल भूतिया है, मौत की भूल भुलैया कहते हैं उसे। सैकड़ों यात्री उस टनल के अंधेरों में खो गए जो आज तक नहीं मिले, और जो कुछ यात्री मिले भी तो बेहद भयानक अवस्था में। किसी का सर गायब मिलता है तो किसी का दिल गायब मिलता है तो केवल किसी का कंकाल। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अरे ये बकवास बातें नहीं है साहब, सब सच्ची बातें हैं। लेकिन तुम शहरी लोग पता नहीं क्यों इन बातों को नहीं मानते। तभी वो पूरा इलाका किसी भयानक आवाज से थर्रा उठा। सभी यात्रियों के चेहरे पर डर के भाव लहराने लगे। मेरी बात मानो साहब, जान है तो जहान है। अरे जंगल में सब जानवर एक साथ होकर आपस में लड़ते हैं तो कुछ इस तरह की आवाजों का शोर उत्पन्न हो जाता है। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हारी इन जाहिलाना बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। इसलिए मैं जा रहा हूँ। लगता है सुंदरवन पहली बार आए हो। मैं सुंदरवन गांव का ही रहने वाला हूँ बेटा। कंडक्टर और ड्राइवर की बात सही है, इन बातों पर विश्वास करो। देखो, सारे यात्री इन दोनों की बात से सहमत हैं। सारे यात्री गलत नहीं हो सकते बेटा। अगर सारे यात्री चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सही हैं। एनीवे, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, तो मैं इस जगह पर 2 घंटे बिल्कुल नहीं बिताने वाला। कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रितेश ने उन दोनों की बात नहीं मानी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर पैदल ही निकल गया। रितेश के पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था, मगर वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? क्या और कोई भी है यहाँ पर? मगर रितेश की आवाज टनल में ही गूंज कर रह गई। टनल में उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। रितेश को बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। रितेश ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और वो दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। रितेश समझ गया कि टनल का रास्ता खत्म होने वाला है। तभी एक भारी आवाज रितेश के कान में टकराई। रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर रितेश के पांव अपनी जगह जम गए और वो टॉर्च की रोशनी में आगे पीछे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी उसकी निगाह टनल के एक अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां पर कोई खड़ा हुआ था जिसकी लाल लाल रक्त जैसी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। डर की वजह से ही रितेश के हाथ पांव फूल गए। तभी उसकी नाक से एक असहनीय दुर्गंध टकराई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा ही था कि तभी वो आंखें
उसके बहुत करीब आ गई। रितेश की दिल दहला देने वाली चीख उस अंधेरी टनल में गूंज गई। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली। रागिनी अपने दोस्त राहुल और दिशा के साथ बैठी हुई थी। रागिनी का उदास चेहरा देखकर दिशा रागिनी से बोली, कब तक ऐसी उदास रहोगी रागिनी? रितेश की मौत का हम सबको बहुत दुख है। हाँ दिशा सही कह रही है रागिनी, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं होना चाहिए। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे सुंदरवन के जंगलों के फोटो खींचकर लाने थे, मगर मैंने उसे अपने बदले भेज दिया। अगर मैं उसे सुंदरवन जाने के लिए नहीं बोलती तो आज वो जिंदा होता। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर रितेश की लाश सुंदरवन के पास जंगल के कुएं के अंदर कैसे मिली? यही सोच सोच कर मैं पागल हुई जा रही हूँ दिशा। पुलिस के मुताबिक रितेश सुंदरवन से 5 किलोमीटर दूर पहले उतर गया था और सारे यात्रियों ने उसे सुंदरवन की ओर जाते देखा भी था। समझ में नहीं आता फिर उसकी लाश सुंदरवन से 20 किलोमीटर पीछे उस जंगल के कुएं में कैसे मिली। मैंने सुना है कि सुंदरवन जाने का रास्ता जिस टनल से होते हुए जाता है वो टनल भूतिया है। कहते हैं वहाँ पर अक्सर यात्री गायब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को चेतावनी भी दी थी, मगर रितेश ने उनकी बात नहीं मानी। What nonsense, राहुल। विश्वास तो नहीं करता दिशा, लेकिन जिस तरह से रितेश की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है उससे मैं काफी कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज सुंदरवन जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी भूतिया टनल है जहाँ आदमी जाता तो जिंदा है, मगर उसकी लाश उसके 20 किलोमीटर दूर पीछे कुएं में मिलती है। तुम अकेले नहीं जाओगी दिशा, हम दोनों दोस्त भी तुम्हारे साथ जाएंगे। राहुल सही कह रहा है रागिनी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दिशा और रागिनी राहुल की कार में बैठ गई और राहुल ने अपनी कार सुंदरवन की ओर दौड़ा दी। वो तीनों अपनी कार से बाहर निकल आए। उन तीनों के हाथ में बड़ी बड़ी टॉर्च थी। तभी उन तीनों के कानों में उस टनल के अंदर किसी की चीख टकराई। चीख सुनकर रागिनी बुरी तरह से चौंक गई। ये चीख तो रितेश की है। राहुल, जो यहाँ आने से पहले बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, कपकपाते हुए बोला, ये चीखें तो रितेश की ही हैं और रितेश को मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? कहीं हम लोग रात के वक्त इस टनल के अंदर जाने की गलती तो नहीं कर रहे? दिन में तो यहाँ पर रोड चालू हो जाता है। रितेश की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें रात में ही इस टनल के अंदर घुसना होगा। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं। राहुल, दिशा और रागिनी अपनी कार के अंदर दोबारा बैठ गए। राहुल ने तेज स्पीड में कार दौड़ा दी, मगर उसकी कार टनल के अंदर कुछ ही दूर चली थी कि अचानक कार की हेडलाइट्स बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। गाड़ी रोको राहुल। राहुल ने तुरंत पैर से ब्रेक दबा दिए। अरे यार, अब ये कार को क्या हो गया? ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी उन तीनों को बहुत दूर से एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। अचानक तीनों के कानों में रितेश की आवाज टकराई। रुक जाओ। उन तीनों ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद उन सब के शरीर उस अंधेरे में तीनों को नजर आने लगे। वो सब बहुत भयानक दिखने वाले मुर्दे थे जो राहुल, दिशा और रागिनी को खाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन भयानक चेहरों में राहुल भी एक भयानक मुस्कान लिए हुए उन तीनों की ओर देख रहा था। भागो यहाँ से। राहुल के इतना बोलते ही दिशा और रागिनी राहुल के साथ भागने लगी। उसने
एक ही झटके में राहुल को पकड़कर दबोच लिया और अपने पंजे उसकी गर्दन में घुसेड़ दिए। राहुल की दिल दहला देने वाली चीख टनल में गूंज गई। भागना जारी रखो रागिनी, उन सब ने लगता है राहुल को खत्म कर दिया। लेकिन राहुल, अगर हम दोनों भी यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। दिशा और रागिनी पूरे शरीर की ताकत लगाकर वहाँ से अंधेरे में भागने लगी। उन्हें नहीं पता था कि वो अंधेरे में किस दिशा की ओर भागे जा रही थी। तभी दोनों को उस टनल में एक द्वार नजर आया, जिसके अंदर लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ था। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो जमीन की गहराइयों में उतरती जा रही हो। अचानक उन दोनों का शरीर पानी से टकराया। उन दोनों के हाथ में अभी टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में जब उन दोनों ने आसपास देखा तो उन दोनों ने पाया कि वो एक प्राचीन बड़े से कुएं के अंदर थी। ये हम कहाँ आ गए? ये तो बहुत पुराना प्राचीन कुआं लगता है रागिनी। रितेश की लाश शायद इसी कुएं से बरामद हुई थी। दिशा ने इतना बोला ही था कि तभी राहुल की लाश उन दोनों के ऊपर से कुएं में आकर गिर गई। कोई है क्या? हमें यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। तभी उन दोनों के कानों में कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज टकराई। घबराओ मत, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम दोनों इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ, लेकिन जल्दी करना। कुछ ही क्षणों में एक मोटी रस्सी उन दोनों के सामने लटक रही थी। दिशा और रागिनी उस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उन दोनों के सामने एक बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति अजीब से अंदाज में उन्हें देख रहा था। तुम दोनों इस कुएं के अंदर कैसे आई? इस जंगल में तो कोई नहीं आता और यहाँ का कुआं शापित है। यहाँ अक्सर मुसाफिरों के कटे फटे शव मिलते हैं। रागिनी एक ही सांस में सारी घटना उस बूढ़े व्यक्ति को बताने लगी। समझ गया, तुम्हारा दोस्त उस भूतिया रहस्यमय टनल का शिकार हुआ था कि उस टनल के अंदर अर्ध पुरुष का राज है। अर्ध पुरुष? क्या कहना चाहते हैं आप? आज से करीब 200 वर्ष पूर्व ये खंडहर वीरान नहीं थे, बल्कि यहाँ पर एक गांव बसा हुआ था जिसे आज के लोग पुराने सुंदरवन के नाम से जानते हैं। उस समय सुंदरवन के गांव के वासी इसी गांव के कुएं में पानी पिया करते थे। कहते हैं कि गांव के मुखिया में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका आधा हिस्सा इंसानों जैसा था और आधा हिस्सा अजीब से दिखने वाले किसी जानवर की तरह। सभी गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उनका मानना था कि मुखिया भगवान का नहीं बल्कि शैतान का पुजारी था। मुखिया के घर में किसी इंसान ने नहीं, एक शैतान ने जन्म लिया था। उस बच्चे को गांव के लोग डर की वजह से अर्ध पुरुष के नाम से जानते थे। जवान होकर उस अर्ध पुरुष ने गांव के ही लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। उस दौर में वो टनल एक गुफा थी। वो गांव के लोगों को उस गुफा में मारकर खा जाता और उनकी हड्डियों को इसी कुएं में फेंक देता। जब गांव में अंग्रेजों का आना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने गांव के विकास के लिए उसी गुफा को काटकर एक टनल बना दिया। जब कुछ मजदूर उस गुफा को काटकर टनल के रूप में तैयार कर रहे थे, तभी वो अर्ध पुरुष उन सबको मार कर खा गया। अंग्रेजों ने क्रोधित होकर उस अर्ध पुरुष को उसी टनल में जिंदा जला दिया। जब उसे अंग्रेजों ने जिंदा जलाया था, वो रात का समय था। तब से आज भी रात के समय वो उस टनल में अपने शिकार का इंतजार करता है और वो जिन लोगों को मारकर खाता है, उनकी आत्माएं उसके वश में आ जाती हैं। हमने तो सुना था कि यह टनल हॉन्टेड है, लेकिन इतनी बारीक जानकारी आपको कैसे मिली? दिशा की बात सुनकर वो बूढ़ा रहस्यमयी नजरों से दिशा की ओर देखते हुए बोला,
क्योंकि वो अर्थ पुरुष कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी कुएं के अंदर से बहुत तेज किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। देखते ही देखते उस कुएं के अंदर से राहुल अपना भयानक चेहरा लेकर बाहर निकलकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। दिशा और रागिनी के सामने वही टनल वाले भयानक चेहरे खड़े हुए थे। उस बूढ़े का रूप अब परिवर्तित हो चुका था। वो बूढ़ा उसी भयानक प्राणी की शक्ल में आ चुका था। कुछ ही देर में रागिनी और दिशा की चीख उस जंगल में गूंज गई।